हेलो एवरीवन। इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड दोनों के सिलेबस का पार्ट है। पार्ट बी यूनिट 5 में ये मेरी तीसरी वीडियो है। मैंने पहली दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। आज हम डिमांड को डिस्कस करेंगे, जो इस यूनिट में एक इम्पोर्टेंट आपका पार्ट बनता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। मैं डिमांड वाला ये कंप्लीट टॉपिक एक ही वीडियो में कवर करूँगा। आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस वीडियो को 2 या 3 बार में सुन सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। एज यू कैन सी, मैंने जो ये वाला पोर्शन है आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। मीनिंग ऑफ डिमांड क्या है, मार्केट डिमांड हम डिस्कस करेंगे। डिमांड शेड्यूल क्या है ये डिस्कस करेंगे। डिमांड कर्व क्या होता है, इसका स्लोप वहाँ पे कैसा रहता है, कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं। एक्सेप्शन ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली नहीं है, बट इट्स अ पार्ट ऑफ द डिमांड चैप्टर। डिटर्मिनेंट्स ये आपके सिलेबस का इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो उसको अफेक्ट करेंगे डिमांड को। फिर हम इसमें लास्ट में डिस्कस करेंगे जो डिमांड कर्व में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, जो हम वहाँ पे एक चैप्टर स्लाइड में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे मीनिंग क्लियर होना चाहिए। व्हाट डू मीन बाय डिमांड। डिमांड फॉर अ कमोडिटी रेफर्स टू द डिज़ायर टू बाय अ कमोडिटी। ठीक है, आपकी डिज़ायर क्या है उस कमोडिटी को बाय करने की, और उस डिज़ायर के साथ साथ आपकी सफिशिएंट परचेजिंग पावर होनी चाहिए एंड यू वांट टू विलिंग टू स्पेंड दैट पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, सपोज़ मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कार का। यू हैव टू डिज़ायर अ कार बट यू डोंट हैव इनफ मनी टू बाई इट। इस कार को या और भी कोई कार को परचेज़ करने के लिए आपके पास सफिशेंट पैसे नहीं हैं, हम कहेंगे बाइंग पावर नहीं है। देन दिस डिज़ायर विल रिमेन जस्ट अ विशफुल थिंकिंग, है ना, ये आपकी सिर्फ एक विश ही रह जाएगी। ये हम इसको डिमांड नहीं कह सकते। मीन्स डिमांड फॉर कमोडिटी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी विच अ कंज्यूमर इज़ विलिंग एंड एबल टू परचेज, है ना, उसकी पॉकेट आपकी अलाउ करनी चाहिए उसको, और उस पॉकेट अलाउ करने के साथ साथ खरीदने की इच्छा के साथ साथ आपका उस पर एक पर्टिकुलर प्राइस होना चाहिए और एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होना चाहिए। ये 3-4 चीज़ें आपके मिलके हम किसकी डेफिनेशन बनाते हैं, दैट इट इज़ अ डिमांड। फिर इसमें एक हम पार्ट करते हैं जो आपका एक लॉ आता है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, है ना, कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम कांस्टेंट रखते हैं, इसको हम सेक्टरिस पैरिबस बोलते हैं इकोनॉमिक्स के सेंस में। मीन्स ये चीज़ें आपकी कांस्टेंट रहेंगी। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड आपका कब एप्लीकेबल है, जब ये चीज़ें कांस्टेंट रहें और सिर्फ हम किस में रिलेशन देखें, आपका प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड में। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस के इंक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होती है, और प्राइस की आपके डिक्रीज़ होने पे जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ये आपका क्रक्स है लॉ ऑफ डिमांड का। आप मार्शल की डेफिनेशन लेना चाहो तो मार्शल की डेफिनेशन भी ले सकते हो। इसमें हमने क्या कहा, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल द डिमांड फॉर अ गुड एक्सटेंड मीन्स इंक्रीज़ होती है विद अ डिक्रीज़ इन प्राइस। जैसा कि हमने कहा, इसकी आपकी डिमांड कब इंक्रीज़ होती है, जब प्राइस में आपका डिक्रीज़ होता है। ठीक है, एंड कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सिक्योरिटी कब है, कब कम होती है, विद अ इंक्रीज़ इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने पे ये कॉन्ट्रैक्ट्स होती है। अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अमाउंट डिमांडेड इंक्रीज विद अ फॉल इन प्राइस, है ना, ये वही बात कर रहे हैं कि आपकी जो अमाउंट है आपका डिमांड का, वो आपका इंक्रीज़ होगा। वो कब इंक्रीज़ होगा, जब आपके प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे। एंड डिमिनिसेस, वो डिमिनिसेस हेयर मीन्स कम होती है वो विद अ राइजिंग प्राइस। ठीक है, मीन्स आपका क्रक्स जो हम डिमांड का निकाल रहे हैं लॉ ऑफ डिमांड का, ये निकलेगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे आपकी बात करें assumption of law of demand. These are the very important assumption. फर्स्ट जो हम assumption की बात कर रहे हैं, that there is no change in income of consumer. ये assumption हमने क्यों ली है, क्योंकि income of consumer के increase होने पे quantity demanded increase हो सकती है। आपकी काफ़ी टाइप्स की गुड हैं, सब की गुड्स की टाइप में आपके अलग अलग कंज्यूमर की इनकम का वहाँ पे इफेक्ट आता है। अब हम यहाँ पे नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं दैट देयर इज़ नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर शुड बी नो एक्सपेक्टेशन, कंज्यूमर को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है फ्यूचर में प्राइसेस
ये कमोडिटी के चेंज होने के, क्योंकि फ्यूचर में सपोज प्राइसेस आपके बढ़ने की संभावना है तो करंट में आपके डिमांड के ऊपर उसका इफ़ेक्ट आता है, वो बढ़ जाती है, और वाइस वर्सा भी हो सकती है। कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस और चॉइसेस हम क्या एज्यूम करते हैं, वो कांस्टेंट रहेंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नो सब्स्टिट्यूट्स फॉर द कमोडिटी आर अवेलेबल। जो आप पर्टिकुलर एक्स वाई, मान लो आप एक्स गुड की बात कर रहे हो तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि एक्स गुड का कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। अदरवाइज़ फिर क्या होगा कि उसका प्राइस बढ़ने पे कंज्यूमर उसके जो वाई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल है उस पर शिफ्ट हो जाएगा। देयर इज़ नो चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज होने पे आपके डिमांड का वहाँ पे उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है, इंडिविजुअल की डिमांड का। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिमांड शेड्यूल एंड डिमांड कर्व, जो आपके सिलेबस में एक एक्स्ट्रा अलग से मेंशन किया हुआ है, अदरवाइज़ ये लॉ ऑफ डिमांड का ही पार्ट है आपका। डिमांड शेड्यूल इज़ दैट शेड्यूल विच एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ कमोडिटी डिमांडेड एंड डिफरेंट प्राइसेस, है ना, कि अलग अलग आप प्राइस पे कितनी क्वांटिटी डिमांडेड वहाँ पे आप डिमांड करते हो, इन दोनों के बीच में ये रिलेशन निकालता है। इसको हम डिमांड शेड्यूल या डिमांड टेबल बोलते हैं, ठीक है। डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, इज़ सिंपली द ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जो आपकी अलग अलग रिलेशन निकला है आपका प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में, इसको आप ग्राफिक, आप एक ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करो तो ये हमारी बन जाएगी डिमांड शेड्यूल। यहाँ पे दो टाइप की हम मेनली डिमांड लेते हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व, और फिर हम यहाँ पे बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल एंड मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। आपके एग्ज़ाम में टाइम है तो आप एक के थ्रू भी कर सकते हो, दो के थ्रू भी एक्सप्लेनेशन कर सकते हो लॉ ऑफ डिमांड की। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल एंड इंडिविजुअल डिमांड कर्व की। इट इज़ डिफाइंड एज द टेबल, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की हम बात कर रहे हैं, इट इज़ डिफाइंड एज द टेबल विच शोज़ क्वान्टिटीज़, ठीक है, मीन्स हम यहाँ पे क्वान्टिटीज़ ले रहे हैं ऑफ अ कमोडिटी विद एन इंडिविजुअल कंज्यूमर विल बाय एट डिफरेंट पॉसिबल प्राइसेस, ठीक है, अलग अलग प्राइसेस पे वो कितना बाय करता है। 5 रुपये जब एक कमोडिटी का प्राइस है तो वो 1 यूनिट लेता है, जब प्राइस डिक्रीज़ होता है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है यहाँ पे 2 यूनिट, और डिक्रीज़ होता है तो 3 यूनिट। आप इसको सिंपली एक ग्राफ के थ्रू यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। मैं इंडिविजुअल वाला बना रहा हूँ, मार्केट वाला हम आपको सीधा ही बना हुआ दिखा देंगे। ये यहाँ पे आप लेते हो प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, आपने यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया। जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी कितनी है 1, ठीक है। प्राइस 2 है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 4, 3 पे 2, 2 पे 4, 1 पे 5। आप इन सभी को पॉइंट्स को यहाँ पे मिला दोगे तो आपका ये बनेगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हो आप, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें इंडिविजुअल डिमांड कर्व की, जो कि हमने अभी बनाया है। फ्री हैंड आप इस कर्व को आप बना के देखना चाहो तो आप ऐसे बना सकते हो इंडिविजुअल डिमांड कर्व को। मोबाइल पे थोड़ा सा फ्री हैंड वाला ये ईजी हो जाता है, ठीक है। कर्व शोज़ द डिफरेंट क्वांटिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी डिमांडेड बाय एन इंडिविजुअल, किस प्राइस पे वो कितनी क्वांटिटी डिमांडेड वहाँ पे करते हैं। मार्केट डिमांड कर्व, अब ऐसे ही आपका ए कंज्यूमर की डिमांड है, ऐसे ही आपकी बी कंज्यूमर की है, ऐसे ही आप सी भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो। एक कंज्यूमर अलग प्राइस पे अलग रिस्पॉन्स करता है, मान लो ए इंडिविजुअल यहाँ पे 1 यूनिट परचेज़ करता है, बी 2 यूनिट परचेज़ करता है। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड जोड़ दें तो यही आपकी मार्केट डिमांड बन जाएगी। 1 यूनिट प्लस 2 यूनिट आपकी कितनी होगी 3 यूनिट। हमने दोनों के ग्राफ दिखाए हैं, ये ए इंडिविजुअल का डिमांड आपका कर्व है, ये आपका बी का है, बट दोनों को जोड़ोगे जब 5 रुपये आपका प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड मार्केट डिमांड है 3। जब 5 रुपये प्राइस है, ये वाला फर्स्ट पॉइंट मैं एक बार इसको क्लियर करता हूँ। जब आपका 5 रुपये प्राइस है तो मैं इसको चेंज करते हैं यहाँ पे, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 3, ठीक है, ये वाला। और जब 2 रुपये आपका 4 रुपीज़ प्राइस है तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 5, ठीक है, 4 और 6 के बीच में जो आपका आएगा। तो आप ऐसे अलग अलग करके यहाँ पे आप मार्केट डिमांड कर्व निकाल सकते हो। मीन्स मार्केट डिमांड शेड्यूल शोज़ द टोटल डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स इन द मार्केट
ये आपकी शेड्यूल है टेबल। और कर्व क्या यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, द एग्रीगेट डिमांड ऑफ ऑल कंज्यूमर्स। ठीक है, इसमें हमने जो ये वाला डिमांड कर्व है DM, ठीक है, मार्केट डिमांड व कर्व है, इसमें ए कंज्यूमर की भी डिमांड ली है और बी कंज्यूमर की भी डिमांड ली है। सो लॉ ऑफ डिमांड को आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व और शेड्यूल से भी दिखाते हो और मार्केट डिमांड शेड्यूल और कर्व से भी दिखाते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं वाई द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो इसके पीछे 3-4 लॉजिक हैं जो आपको यहाँ पे क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये हम एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं आपके, उसमें भी आप पूरा लॉ देख सकते हो। अ कंज्यूमर डिमांड अ कमोडिटी बिकॉज, क्यों करता है हमने उसमें बताया था, क्योंकि उसकी कंज्यूमर के लिए उस गुड्स की यूटिलिटी है। एज ही कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, तो गिवन टाइम पीरियड में जैसे जैसे ज़्यादा करता जाता है, यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग। हमने उसमें यही अज्यूम किया था, आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में उसकी यूटिलिटी डिक्रीज़ होती जाती है। तो एक कंज्यूमर एडिशनल यूनिट एक कमोडिटी की कब परचेज़ करेगा, जब उसको उस कमोडिटी के लिए लेस प्राइस पे करना पड़े, ठीक है, इन कंपेयर टू प्रीवियस यूनिट। तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ डिमांड के पीछे ये आपका एक इम्पोर्टेंट लॉजिक है कि लॉ ऑफ डिमांड, वाई द लॉ ऑफ डिमांड इज स्लोप डाउनवर्ड, हम इसको बोलते हैं लेफ़्ट टू राइट। सेकंड इसमें है इनकम इफ़ेक्ट। इनकम इफ़ेक्ट हम यहाँ पे आपका एक टॉपिक भी आपका अलग आता है। इनकम इफ़ेक्ट मींस आप यहाँ पे 2 टाइप की इनकम लेके चलो। हम यहाँ पे बात करते हैं, एक होती है मनी इनकम, ठीक है, एक होती है मनी इनकम। मनी इनकम सपोज़ मैं कहूँ कि आपकी 10,000 रुपये पर मंथ सैलरी है जो आपको रिसीव होता है कैश में, ये मनी इनकम है। और उन 10,000 रुपये से आप 100 रुपये की एक गुड्स आपको मार्केट में मिलती है, एक यूनिट कोई भी गुड्स की, तो आप कितनी यूनिट्स ऑफ गुड्स परचेज़ कर पाओगे, यहाँ पे 2 से ये 2 ज़ीरो कट गई, 100 यूनिट्स आप परचेज़ कर पाओगे। तो ये 100 यूनिट आपकी क्या हुई, रियल इनकम। मनी इनकम में कोई चेंज ना हो, आपकी मनी इनकम तो 10,000 ही रहे, बट रियल इनकम इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है। वो कब होगी, जब गुड्स के प्राइसेस में चेंज आए। गुड्स के प्राइसेस रिड्यूस हो जाएंगे तो आपकी रियल इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, एंड वाइस वर्सा। तो इस केस में हम क्या कह रहे हैं, ये किस सेंस में आपकी मापी जाती है रियल इनकम, इन टर्म्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ कंज्यूमर कैन बाय विद हिज गिवन मनी इनकम, जिससे आप परचेज कर सकते हो। और हम इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हेन द रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अ गुड डिक्रीजेज, लेस ऑफ अ पर्सन इनकम वुड नीड टू बी स्पेंड ऑन परचेजेस, ठीक है, आपकी डिक्रीज़ हो जाती है यहाँ पे, तो इस 10,000 के 10,000 रुपये यहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ हम इसी एग्जांपल को कैरी करते हैं, हमने अज्यूम की थी आपकी मनी इनकम 10,000 रुपये और 100 की बजाय अब आपको 50 रुपये में गुड्स मिलें, तो अब यहाँ पे आपके 5,000 रुपये ही खर्च होंगे उस 100 यूनिट को परचेज़ करने के लिए। अब ये 5,000 रुपये आप सेम गुड को ज़्यादा परचेज़ करने के लिए वहाँ पे एक्सपेंडिचर कर सकते हो। मीन्स प्राइसेस के डिक्रीज़ होने पे गुड्स के क्वांटिटी डिमांडेड वहाँ पे बढ़ गई है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की। इरेज कर लेता हूँ मैं इसको, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट हम बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट्स क्या होते हैं, सब्स्टिट्यूट्स आर द गुड्स दैट कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, है ना, एक दूसरे की जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लाइक टी एंड कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट्स कर सकते हो, टी नहीं है तो आप कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं है तो टी, कोका कोला और पेप्सी कोला, ठीक है, दोनों में आप चॉइस कर सकते हो, या और भी कोई एग्जांपल ले सकते हो। द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज़ द इफेक्ट दैट अ चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स गुड्स हैज़ टू बी द क्वांटिटी डिमांडेड, वहाँ पे उसका इफेक्ट आएगा, वहाँ पे सब्स्टिट्यूट्स गुड्स के प्राइस में चेंज होने पे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं न्यू बायर। जब एक कमोडिटी के न्यू बायर आएँ, मीन्स साइज़ ऑफ कंज्यूमर जब आपके इंक्रीज़ हो जाएँ, और वो कब होगा, जब आपके कमोडिटी के प्राइसेस फॉल होते हैं, एग्जिस्टिंग कंज्यूमर ज़्यादा परचेज़ करते हैं और नए कस्टमर वहाँ पे ऐड हो जाते हैं। एक कमोडिटी के डिफरेंट यूज़ हों, मीन्स लाइक हम मिल्क का एग्जांपल लें, ठीक है, आप मिल्क को कर्ड में भी यूज़ करते हो, चीज़ में भी यूज़ करते हो, ठीक है, पनीर बनाने में, और स्वीट्स में भी यूज़ करते हो, डायरेक्ट भी कंज्यूम करते हो। जब मिल्क के प्राइसेस आपके बढ़ जाएं तो हम इंडिविजुअल क्या करते हैं, नॉर्मली सिर्फ वो उसको ड्रिंक करने के लिए यूज़ करते हैं, डायरेक्ट पी लें, और उसमें फिर उसके कुछ यूजेस वहाँ पे कम हो जाते हैं, और प्राइसेस रिड्यूस होने पे
आपके वो वहाँ पे यूजेस बढ़ा देते हैं, कर्ड भी बना लेते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ भी निकाल लिया है, बटर भी निकाल सकते हो वहाँ पे। मीन्स आपके प्राइस और इनकम का वहाँ पे रिलेशन आपका आता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं डिमांड फंक्शन की। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन, इट शोज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ कमोडिटी एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है dx, dx मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ x गुड इज़ अ फंक्शन ऑफ px, px मीन्स प्राइस ऑफ कमोडिटी, pr प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, y कंज्यूमर इनकम, t टेस्ट ऑफ एंड प्रेफरेंसेस जो हम लेते हैं, e यहाँ पे कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन है। आप ऐसे ही यहाँ पे n पॉपुलेशन साइज़ या वाई डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इस फंक्शन को यहाँ पे बना सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। किस केस में लॉ ऑफ डिमांड आपका ये एप्लीकेबल नहीं होता। मीन्स आपका लॉ ऑफ डिमांड इस टाइप का बनता है, डिमांड कर्व आपका पॉजिटिव रहता है। एक हम यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन की। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन मीन्स इन्होंने सबसे पहले इसको वेबलन ने इनको डिस्कस किया था। मैं थोड़ा सा डिटेल में करता हूँ, आप अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इस पॉइंट्स को छोटे भी कर सकते हो। आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन हैव मोर डिमांड ओनली इफ़ द प्राइसेस आर सफिशेंटली हाई। लाइक हम कॉस्टली डायमंड या ज्वेलरी की बात करते हैं तो वहाँ पे उनकी डिमांड तभी ज़्यादा है जब उनके प्राइसेस वहाँ पे बड़े होते हैं। इफ़ प्राइसेस फॉल दे विल बी नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, है ना। कुछ उनको कोई कलेक्ट ही नहीं करेगा, वहाँ पे कहेंगे कि ये तो सबके पास है। तो एक इस केस में प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है। सेकंड यहाँ पे डिस्टिंक्शन लेते हैं गिफिन गुड्स का। काफ़ी बार इकोनॉमिक्स में आपके ये टर्म आती है। एक फार्मर हुए सर गिफिन इन 19th सेंचुरी में, उन्होंने रिवील्ड किया दैट मेजर पोर्शन ऑफ देयर इनकम जो वो कमाते थे उनका वो स्पेंड हो जाता था पोटैटो पे, और कुछ पोर्शन ही अमाउंट बचता था मीट के लिए। तो इसके उन्होंने एनालाइज़ किया इस सिचुएशन को, जब पोटैटो चीप होते थे बट मीट वाज कॉस्टली, है ना। मीट कॉस्टली होता था, पोटैटो चीप थे। व्हेन द प्राइसेस ऑफ पोटैटो टेंड टू इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ मीट वॉज कर्टेल्ड, है ना। पोटैटो के जब प्राइस बढ़ेंगे तो वो जो मीट का कंजम्पशन था वो भी कम हो जाता था ड्यू टू एक्सपेंडिचर वहाँ पे मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गिफिन गुड्स आर हाईली इन्फीरियर गुड्स शोइंग अ वेरी हाई नेगेटिव इनकम इफेक्ट। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, इनकम इफेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। मीन्स इनकम के बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ती है, बट इस केस में इनकम के बढ़ने पे आपका क्या हो जाएगा, क्वांटिटी डिमांडेड आपकी डिक्रीज़ हो रही है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में, तो थर्ड यहाँ पे पॉइंट आता है हाईली एसेंशियल गुड्स, ठीक है। इन केस ऑफ हाईली एसेंशियल गुड्स लाइक हम लाइफ सेविंग ड्रग्स की बात करो तो पीपल उनको बाय करते हैं एट ए फिक्स क्वांटिटी एट ऑल पॉसिबल प्राइसेस। मीन्स ऐसा नहीं है कि प्राइसेस बढ़ने पे उनकी डिमांड कम हो जाएगी। मीन्स लाइक हम कहें जी हार्ट पेशेंट कोई है आपका, तो वो सेम क्वांटिटी परचेज़ करेगा मेडिसिन की, चाहे वो उनके प्राइसेस आपके कितने ही बढ़ जाएँ वहाँ पे या कितने ही आपके गिर जाएँ। मीन्स लॉ ऑफ डिमांड वहाँ पे ऑपरेटिव नहीं रहता है। इन केस ऑफ एमरजेंसीज लाइक वॉर है, नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं, कोई फ्लड है, ड्रॉट है, अर्थक्वेक है, उसमें भी लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं रहता है। एक थोड़ा सा और इफेक्ट आता है यहाँ पे, बैंड वैगन इफेक्ट। बैंड वैगन इफेक्ट क्या है, इट्स अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना इन विच पीपल डू समथिंग प्राइमरली बिकॉज अदर पीपल आर डूइंग। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पर्सन के पास स्मार्टफोन है तो दूसरा ग्रुप भी उसको कॉपी करता है जो उस ग्रुप के मेंबर हैं, चाहे उस स्मार्टफोन का प्राइस कितना ही वहाँ पे हाई हो। तो इसको हम बोलते हैं बैंड वैगन इफेक्ट। और कई बार स्पेकुलेटिव इफेक्ट भी यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है। स्पेकुलेशन जब करते हैं कि नियर फ्यूचर में मैं आज इस प्राइस पे इस गुड्स को परचेज़ करूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। मींस प्राइसेस के कंटिन्यूस बढ़ने पे भी आपकी उस पर्टिकुलर गुड्स की और सर्विस की वहाँ पे डिमांड बहुत ज़्यादा करते हो। तो ये थी आपकी कुछ एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। अब हम बात करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड को। एक जो मेजर फैक्टर है वो है आपका प्राइस ऑफ कमोडिटी। मींस जब प्राइस बढ़ जाते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाती है, डिक्रीज़, और जब प्राइस आपके डाउन होते हैं तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी क्या हो जाती है, इंक्रीज़। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इटसेल्फ।
सेकंड हम यहाँ पे बात करें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी आपके डिमांड पे इफेक्ट आता है। एक है इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स। दीज आर द गुड्स विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर ईच अदर, जैसे कि मैंने पहले वाली स्लाइड में कहा, लाइक टी एंड कॉफ़ी, बॉल पेन एंड इंक पेन। ठीक है, इन केस ऑफ सच गुड्स तो हम क्या कहते हैं, इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ वन। मान लो हम कहें कि जी कॉफ़ी के प्राइस आपके बढ़ जाएं, तो टी की डिमांड में क्या इफ़ेक्ट आएगा वो वहाँ पे आपने चेक करना है। मीन्स इंक्रीज़ इन प्राइस ऑफ वन इंक्रीजेज़ द डिमांड फॉर अदर, टी की डिमांड वहाँ पे बढ़ जाएगी। एंड डिक्रीजेज़ इन द प्राइस ऑफ वन, तो दूसरे के डिमांड पे उसका इफ़ेक्ट आता है। तो सब्स्टिट्यूट्स गुड्स आपके हैं। कम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कंप्लीट द डिमांड फॉर ईच अदर, देयरफॉर डिमांड टुगेदर। लाइक हम एक साथ इनकी डिमांड करते हैं। इंक पेन और इंक की एक साथ डिमांड होती है, कार और पेट्रोल की डिमांड होती है। ऐसा नहीं है कि आपने कार की डिमांड कर ली और पेट्रोल की कोई डिमांड ही ना हो। तो इन केस ऑफ कम्प्लीमेंट्री गुड, अ फॉल इन प्राइस ऑफ वन, कार के बहुत ज़्यादा प्राइसेस गिर जाएं तो आप क्या करोगे, पेट्रोल की डिमांड नेचुरली बढ़ेगी क्योंकि लोग से ज़्यादा वहाँ पे कार परचेज़ करेंगे। थर्ड डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे है इनकम ऑफ कंज्यूमर। इनकम ऑफ कंज्यूमर्स के इनकम के इंक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड नॉर्मल गुड्स में क्या हो जाती है, इंक्रीज़, और क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ कब होती है, जब इनकम डिक्रीज़ होती है। एक्सपेक्टेशन क्या है, प्राइसेस इन फ्यूचर कितने रहेंगे, राइज़ होंगे, तो कंज्यूमर क्या करेगा, मोर क्वांटिटी प्रेजेंट वहाँ पे परचेज़ करेगा एट प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग प्राइसेस पे भी। ठीक है, और उसको लगता है कि फ्यूचर में प्राइसेस गिरने वाले हैं एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो वो वहाँ पे क्वांटिटी वहाँ पे लेस परचेज़ करना शुरू करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, इंक्लूड लाइक फैशन या कस्टम, आपका कोई है, कोई कल्चर है। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय, ये किस पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है, एडवर्टीज़मेंट का, है ना। आप टीवी पे हर रोज़ एडवर्टीज़मेंट देखते हो, तो उस एडवर्टीज़मेंट को देख के आपके टेस्ट और फैशन आपका चेंज होता रहता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, डिमांड फॉर दोज गुड्स इंक्रीजेज फॉर विच कंज्यूमर डेवलप टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, है ना, वो फैशन में आ जाती है कई बार आपकी ऐसे आइटम। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं पॉपुलेशन साइज़। ओवरऑल पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने पे हम क्या कहते हैं, आपकी डिमांड वहाँ पे उसकी बढ़ेगी। एक यहाँ पे पॉपुलेशन का कंपोजिशन भी इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है कि मेल फीमेल रेशियो क्या है। सपोज़ फीमेल पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज़ होती है तो उन पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी जो फीमेल वहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इन केस ऑफ लाइक हम बात करें एन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट ऑफ विल हैव टू इनफ मनी टू बाय थिंग्स, है ना। तो वहाँ पे उनके पास सबके पास पैसा नहीं होगा, तो अमीर ही वहाँ पे कितना वहाँ पे डिमांड कर लेंगे। और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का वहाँ पे डिमांड के ऊपर वहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। देयर विल बी मोर डिमांड, मीन्स देयर विल बी मोर डिमांड इफ़ देयर इज़ अ इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। एक फिर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड की। मीन्स किस केस में आपका डिमांड कर्व आपका पॉजिटिव है, मीन्स प्राइसेस के बढ़ने पे भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड यहाँ पे इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पे फर्स्ट बात जो हमने एक्सेप्शन वाली बात की थी हमें पीछे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इंक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ इन डिमांड यहाँ पे आप बात करो, एक हम बात करते हैं इंक्रीज़, फिर सेकंड हम बात करेंगे डिक्रीज़ इन डिमांड। इंक्रीज़ इन एंड डिक्रीज़ इन डिमांड आर refer to change in demand due to changes in various other factors such as प्राइस को छोड़ के सारे जिसमें चेंजेस आए, इनकम में चेंज आए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में चेंज हो, चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो, चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो। ठीक है, वाइल प्राइस फैक्टर टू कीप कांस्टेंट, है ना। प्राइसेस को छोड़ कर जितने भी चेंजेस हैं, तो इसमें हमने क्या कहा, डिमांड कर्व आपका शिफ्ट होगा। सपोज दिस इज़ आर इनिशियल डिमांड कर्व डी। अब इस डिमांड कर्व में हम क्या कह रहे हैं, नया डिमांड कर्व आप बनाओ, एक D1 मीन्स डिमांड कर्व राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ। तो इसमें अब आप देखो, एक पुराने वाला जो यहाँ पे हम डिमांड लें, ठीक है, और इस केस में हम क्या कहेंगे, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हुई है आपकी किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन इनकम। ऐसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट हम बनाएंगे डिक्रीज़ इन डिमांड, जो कि आपका यहाँ पे ये वाला कर्व है। ठीक है,
मीन्स ये सिंपल डिमांड कर्व है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। एक आप पहले इनिशियल डिमांड कर्व बनाओ, इस पे कोई भी आपका एक कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो, ठीक है। अब हम कहेंगे जी डिमांड कर्व डी से अब आपका T1 D1 हो गया है, ठीक है। अब ये वाला जो पोर्शन आपने निकाला है मीन्स क्वांटिटी डिमांडेड पहले आपकी OQ थी, अब आपकी OQ1 हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करें एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व। मीन्स द वेरिएशन इन द क्वांटिटीज डिमांडेड ऑफ अ प्रोडक्ट विद चेंज इन इट्स प्राइस वाइल अदर फैक्टर रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। अब आप देखिए ग्राफ के थ्रू, लाइक मैं बात कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्राइस पे ये क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। अब हम बात करें कि प्राइस के डिक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड क्या हुई, इंक्रीज़। मींस ये आपका एक्सटेंशन है डिमांड कर्व में। यहाँ पे हम प्राइस लेते हैं, यहाँ पे हम क्वांटिटी डिमांडेड लेते हैं। मींस एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कर्व रेफर्स टू द पीरियड व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज़ मोर बिकॉज ऑफ फॉल इन प्राइस, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन निकाल सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन में जस्ट हमने इसको थोड़ा सा रिवर्स करना है डिमांड कर्व को। ये हमारा इनिशियल डिमांड कर्व है, ठीक है। ये हमारी इनिशियल क्वांटिटी डिमांडेड प्राइस के इंक्रीज़ होने पे क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो गई है। मींस ये आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व है, ठीक है। अब OQ1 डिमांड नहीं है, OQ1 आपकी डिमांड है, ना कि OQ। ये आपका था एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी केयरफुली। आगे आने वाली वीडियो में मैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस करूँगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो हमारी 4 नंबर वीडियो होगी। अभी तक 3 वीडियो हमने डिस्कस की हैं इस यूनिट में। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछा करो, मैं उनका जवाब आपको बहुत जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।